गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। प्यारे बच्चों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में भी हम लोग पढ़ रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड के बारे में, कि होलोजोइक जो प्राणी होते हैं, जो प्राणी समजीव होते हैं, उनमें पोषण किस तरीका से पॉसिबल होता है, किस तरीका से संपन्न होते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन की क्रिया संपन्न होती है, पैरामीशियम में कैसे न्यूट्रिशन की क्रिया संपन्न होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो आई होप कि आपने वो प्रीवियस क्लास देखा होगा। नहीं देखे हैं मेरे प्यारे भाई बहन तो आप जाकर प्रीवियस क्लास को अवश्य देखेंगे, क्योंकि उसमें अमीबा और पैरामीशियम के बारे में और होलोजोइक के बारे में अच्छे ढंग से समझाया गया है। बात क्लियर है? तो चलिए हम एक बार आपको प्रीवियस क्लास से अवगत करा देते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतुओं में पोषण की विधि क्या होती है, यानी कि होलोजोइक के जो जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे संपन्न होता है, यानी भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले भोजन के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो हम कहते हैं इसे 5 स्टेप्स। हम इसे कहते हैं 5 स्टेप्स, यानी कि जो होलोजोइक के जीव है उनमें भोजन का पाचन जो होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है कि भोजन को ग्रहण किए जाते हैं। सबसे पहले भोजन को क्या करता है? ग्रहण किया जाता है। यानी कि जब हम किसी प्रकार के भोजन को अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं या शरीर के अंदर ले लेते हैं तो हम उसे कहते हैं कि अंतःग्रहण की क्रिया चल रही है। उसके बाद जब भोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है या किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके बाद उसका टूट फूट की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है? टूट फूट की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हम उसे कहते हैं कि पाचन का क्रिया चल रहा है। जब पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो थर्ड स्टेप्स होता है अवशोषण की क्रिया, यानी कि उनसे जो पोषक तत्व है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण, यानी चुन चुन कर उसको ब्लड में मिला दिए जाते हैं। तो हम उसे कहते हैं कि अवशोषण हो रहा है। जब अवशोषण की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो अगला स्टेप्स आता है स्वांगीकरण का, यानी कि जो ब्लड में जितने सारे पोषक तत्व यानी सिंपल फूड के जो अणु थे वो तो घुल गए। अब वो कहाँ जाएगा? तो सभी अंगों के पास वितरित किए जाएंगे, यानी सभी अंगों के पास पहुंचाया जाएगा, सभी कोशिकाओं को दिया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। किस लिए? ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, यानी कि स्वांगीकरण में सभी पोषक तत्व को पहुंचाया जाता है कोशिका के पास ताकि वो ऊर्जा बना सके। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप्स होता है बहिष्करण का, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी होता है, जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि बहिष्करण हो रहा है। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि होलोजोइक में भी हम लोग होलो जोइक में भी हम लोग दो चीजों को पढ़ लिए थे। एक तो अमीबा के बारे में पढ़ लिए थे कि अमीबा में पोषण किस विधि से होता है, और पैरामीशियम में कैसे ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। और आज हमें पढ़ना है मानव या किसी जंतु, जैसे बाघ, शेर वगैरह जो भी। तो हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे तो साथ ही साथ गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली सभी चीज का संपन्न हो जाएगा। अब अमीबा और पैरामीशियम में हमने कहा था कि अमीबा और पैरामीशियम में ये सारे के सारे स्टेप्स कहाँ पर संभव होते हैं? तो ये सभी के सभी स्टेप्स साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव में होता है। यानी इसके लिए किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र नहीं होता है। अब ये एक तो माइक्रोस्कोपिक होता है, अमीबा और पैरामीशियम माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं।
और साथ ही साथ ये एकल कोशिकीय है, यानी एक ही कोशिका से बना हुआ है, एकदम चुन्ना सा। तो एक कोशिका है, अब इसमें डाइजेशन की जितनी सारी विधियां होगी वो कहाँ पर होगा? तो साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन मेरे भाई मानव में कह दीजिए तो इसके लिए जितने सारे होते हैं पोषण की, ये सभी के सभी जो स्टेप्स होते हैं वो कहाँ पर होगा? तो अलग अलग स्थानों पर होगा। कहाँ होगा? अलग अलग स्थानों पर होगा। अब अलग अलग स्थानों पर कहने का अर्थ क्या है? हमारे शरीर की बात चल रही है। ऐसा नहीं सोचना कि हम अपने घर में खाएँ तो जाकर ननिहाल में हमारा ये कार्य होगा, एक कार्य होगा, यानी खाना खाएँगे अपने घर में, पाचन होगा ननिहाल में, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना मेरे भाई, ठीक है? और अवशोषण का क्रिया होगा दोस्त के घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के अंदर में अलग-अलग अंग मौजूद हैं, अलग-अलग स्थान हैं, जहाँ पर ये सभी के सभी क्रियाएँ संपन्न होती है, ठीक है? तो आज हम लोग केवल किसका अध्ययन करेंगे? तो मानव के बारे में और मानव के डाइजेशन के बारे में। बात क्लियर है? तो चलिए मेरे भाई पेन पेपर आप लेकर तैयार हो जाइए। ये सारे चीज़ हमें पढ़ने हैं। देखिए ये अमीबा का पोषण हमने पढ़ाया है और प्रीवियस क्लास में हमने भी ये सारे चीज़ फिगर बनाकर आपको समझाया है। तो अब हम देर नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट समझते हैं मानव में पोषण। ठीक है? चलिए। देखिए मानव में अगर हम पोषण की बात करें तो इतनी बात तो आपको पता चल गया कि ये सारे के सारे जीव जो है होलोजोइक है। अगर होलोजोइक है तो इनमें 5 स्टेप्स होंगे। 5 स्टेप्स में क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और बहिष्करण होगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। अगर ये सारे स्टेप्स होंगे तो ये सारे के सारे स्टेप्स कहीं हमने क्या कहा कि अलग-अलग स्थान पर होगा, ठीक है? और अलग-अलग अंगों के साथ होता है, तो हम उसे कहते हैं कि मानव में जो पोषण है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से होता है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से आहार नाल में, कहाँ पर? आहार नाल में संपन्न होता है, संपन्न होता है। हमने यहाँ 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 चीज़ें हमने लिखी है। एक तो हमने लिखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। देखो, डाइजेस्टिव ये बना है डाइजेशन से, डाइजेस्टिव बना है डाइजेशन से। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन करना, डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन करना, पाचन करना। और सिस्टम का अर्थ होता है कि एक क्रम में, क्या? सिस्टम का अर्थ होता है निश्चित क्रम में। अब ये निश्चित क्रम क्या है? देखो, अगर पाचन करने में, जैसे हम समझाना चाह रहे हैं कि जो डाइजेशन होता है, ठीक है, वो पाचन करता है, यानी कि पाचन करने में जो जो अंग भाग ले रहा है, पाचन करने में कौन भाग ले रहे हैं? अलग अलग अंग भाग ले रहा है, अलग अलग अंग भाग ले रहा है, अंगों की सहायता से हो रहा है। अलग अलग अंगों की सहायता से हो रहा है, लेकिन एक निश्चित क्रम में हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक निश्चित क्रम में हो रहा है। तो ये सभी मिलकर, यानी कि एक अंग है तो वो किसी और काम का कर रहा है। जैसे एक अंग है जो खाने का काम कर रहा है, चबाने का काम कर रहा है। एक ऐसा अंग होगा जो पचाने का काम करेगा, कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। कुछ ऐसे अंग होंगे जो अवशोषण का काम करेगा, कुछ ऐसे अंग होंगे जो शरीर से बेकार की चीज़ों को बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये सभी के सभी मिलकर एक निश्चित क्रम में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? एक निश्चित क्रम में कार्य करते हैं। तो यही सब मिलकर हमारा कहलाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अलग-अलग अंगों के द्वारा
एक निश्चित क्रम में जो भोजन का पाचन होता है उसी को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सभी के सभी अलग-अलग अंगों में संपन्न होते हैं। अब संपन्न तो होता है लेकिन कहाँ पर होता है? तो आहार नाल में होता है। क्या कह रहे हैं हम? कि ये सभी के सभी जो क्रियाएँ हैं कहाँ पर संभव हो रहा है? तो आहार नाल में। अब आहार नाल क्या है? देखिए, आहार नाल का अर्थ होता है कि जैसे हमने भोजन ग्रहण किया, तो भोजन प्रवेश किया और हमारे शरीर से अंत में पचने के बाद यानी कुछ जो अपचे भोजन होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर भी निकलते हैं। यानी कि जिस रास्ते से प्रवेश किया और जिस रास्ते से बाहर निकल गया, ठीक है? तो इस दरमियान भोजन किसी न किसी रास्ते से होकर ही गुजरा होगा। वो कुछ न कुछ दूरी तय किया होगा। हमारी बातों को आप ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि भोजन हमने ग्रहण किया, तो ग्रहण किया तो कहाँ से? मुख से। कहाँ से ग्रहण किया? मुख से ग्रहण किया। और ये मुख से होते हुए भोजन हमारे शरीर में प्रवेश किया और अंततः जाकर मल द्वार के माध्यम से मल द्वार से होकर बाहर निकल गया। मल द्वार से होकर बाहर निकल गया। तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता तय किया है, यानी कि जहाँ-जहाँ भोजन गुजरा है, उन सभी रास्ते को हम कहते हैं कि आहार नाल है। हम क्या कहते हैं? कि वो सभी के सभी रास्ते आहार नाल कहलाते हैं। मुख हमारा आहार नाल का हिस्सा है, तो मुख से होकर प्रवेश किया और जहाँ-जहाँ से होकर गुजरा है, वो सभी के सभी आहार नाल कहलाएँगे, ठीक है? तो आहार नाल आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन जिस रास्ते से होकर प्रवेश किया और जिस रास्ते से होकर गुजर गया, तो इनके बीच क्या हुए हैं? भोजन सभी रास्तों से गुजरा है। तो जिस-जिस रास्ते से गुजरा है, वो सभी के सभी आहार नाल का हिस्सा कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो गए होंगे। अब समझते हैं कि आहार नाल होता क्या है, ठीक है? आहार नाल में कौन-कौन से चीज़ें आती हैं? देखिए, अगर हम आहार नाल की बात करें, तो आहार नाल में आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से अंग भाग लेते हैं, आहार नाल का कौन-कौन सा हिस्सा होता है। तो देखिए, डाइजेशन में सबसे पहले हम सिखलाते हैं कि जो डाइजेशन होता है, इस डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग कौन-कौन लेता है? यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग कौन-कौन लेता है? तो 2 तरह से अंग भाग लेते हैं। एक तो होता है कि डायरेक्ट भाग लेता है, एक सीधे-सीधे तौर पर भाग लेता है और एक इनडायरेक्ट भाग लेता है। यानी कि भोजन उससे होकर गुजरते नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाचन में सहायता प्रदान कर रहा है। तो हम उसे कहते हैं कि सहायक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहला तो आप ध्यान रखना कि आहार नाल, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आहार नाल आता है और एक ग्रंथि आता है। कौन आता है? ग्रंथि। एक आहार नाल और एक ग्रंथि। आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल में कौन-कौन से आएँगे? तो आहार नाल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुख आएगा। क्या आएगा? मुख आएगा। मुख के बाद आप ध्यान रखेंगे ग्रास नली आएगा। ग्रास नली आते हैं। ग्रास नली के बाद अगर हम बात करें तो अमाशय आ जाएगा, जिसे आप पेट भी कहते हैं, जिसे आप पेट कहते हैं। हालाँकि पेट हम पूरे को कहते हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, यानी डायफ्राम से नीचे ये सभी के सभी जो खाली चीज़ है, ये सभी हमारा पेट कहलाता है। लेकिन हम अमाशय लिखे हैं, लेकिन आपके बुक में पेट दिया हुआ है, तो हम अमाशय और पेट दोनों लिख दिए हैं, ठीक है? अमाशय के बाद छोटी आँत में छोटी आँत और उसके बाद बड़ी आँत, बड़ी आँत। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आहार नाल का हिस्सा कौन-कौन सा है? मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आँत है और बड़ी आँत है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आहार नाल है,
यही से भोजन होकर गुजरता है, इन सभी रास्तों से भोजन गुजरते हैं। इन सभी रास्तों से, इन सभी अंगों से होकर भोजन गुजरता है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन हिस्सा है। लेकिन ये ग्रंथियां क्या है, अब ये ग्रंथियां से होकर भोजन नहीं गुजरती, ग्रंथियां से होकर भोजन नहीं गुजरती है, लेकिन फिर भी ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ग्रंथि में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ध्यान रखेंगे। एक तो हमें पढ़ना होगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना होगा। एक हमें यकृत के बारे में पढ़ना होगा, जिसे हम लीवर कहते हैं। और एक हम लोग अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये सभी के सभी सहायक है। ये क्या है, सहायता करता है भोजन के पचने में। इस वजह से यहाँ से भोजन होकर गुजरता नहीं है। तो इस बात को यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए कि भोजन के पाचन में जो जिस अंग से भोजन गुजरता है तो हम उसे आहार नल कहते हैं, और आहार नल का यही हिस्सा है। और ये सभी के सभी सहायक है, जो डाइजेशन में सहायता कर रहा है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रंथि का कार्य होता है, ग्रंथि के दो कार्य होते हैं, हम यहीं पर आपको क्लियर भी कर दे रहे हैं। देखिए, ग्रंथि के दो कार्य होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथि दो प्रकार का होता है। एक होता है बहिस्रावी, एक होता है बहिस्रावी, और एक होता है अंतःस्रावी। यानी एक एक्सोक्राइन होता है और एक इंडोक्राइन होता है। अंतःस्रावी का कार्य होता है कि हार्मोन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण। हार्मोन का निर्माण करना। और बहिस्रावी का कार्य होता है एंजाइम का निर्माण करना, एंजाइम का निर्माण करना। यही दोनों में फर्क है मेरे भाई, कि एक का कार्य क्या है, तो आप कहोगे कि एक का कार्य होता है एक का कार्य होता है कि हार्मोन्स का निर्माण करेगा, और एक का कार्य होता है कि जो एंजाइम का निर्माण करेगा। अब इन दोनों में हम पहचान कैसे करते हैं कि सर कौन हार्मोन्स है कौन एंजाइम है। देखो मेरे भाई, हार्मोन्स का काम होता है हमारे शरीर में परिवर्तन लाने का। हमारे शरीर में जो चेंजेज आते हैं वो किसके कारण आते हैं, तो अंतःस्रावी यानी हार्मोन के कारण आता है। शरीर में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन लाता है। शरीर में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो हार्मोन से जिम्मेदार है। और ध्यान रखेंगे कि एंजाइम का कार्य होता है कि भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में, तो भोजन को पचाने में एंजाइम का कार्य होता है भोजन को पचाने का, और हार्मोन का कार्य क्या होता है, शरीर में परिवर्तन लाने का। बस बेसिक इतना ही आप अभी फिलहाल के लिए समझेंगे। ठीक है, अब ये हार्मोन का पता हम कैसे करते हैं, तो मेरे भाई ये हार्मोन जो होता है ब्लड में होता है। ये किसके साथ होता है, ब्लड के साथ होता है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है हमारे शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि हमारे ब्लड में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। तो ब्लड में चेंजेज होने का मतलब क्या है, कि हमारे हार्मोन्स बदल रहे हैं। और ये किसके साथ होता है, एंजाइम का निर्माण। ये ब्लड के साथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि एंजाइम जो होता है
वो ब्लड के साथ नहीं होता है, ब्लड के साथ नहीं होता है। देखिए ये सारे चीज़ हम अभी ही आपको बता रहे हैं ताकि आगे चल के आप हमें ये ना पूछें कि सर एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है, ठीक है? यहीं पर आपके कन्फ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं। अगर ब्लड के साथ नहीं है तो एंजाइम है और ब्लड के साथ है तो हार्मोन्स है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, एंजाइम है। अब यहाँ पर जो हमने समझाया था कि लार, तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। यकृत से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। अग्नाशय से क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे। और ये सभी के सभी क्या सिक्रेट करेगा, एंजाइम निकालेंगे, एंजाइम का स्रावन करेगा, एंजाइम का स्रावन करेगा। और एंजाइम का स्रावन होगा तो भोजन का पाचन होगा। एंजाइम का स्रावन होगा यानी एंजाइम ये सीक्रेट करेंगे तो भोजन का ब्रेकडाउन होगा यानी उनका भोजन का पाचन प्रारंभ होगा, शुरू हो जाएगा। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो हिस्से हैं, आहार नाल और ग्रंथि। ग्रंथि हमारा सहायता करता है लेकिन पूरी तरीका से भोजन इसी से होकर आहार नाल के रास्ते होकर गुजरता है। ठीक है, तो अब हम एक आहार नाल का चित्र बनाते हैं। ठीक है, चल आहार नाल का हम एक चित्र बना देते हैं, एक सुंदर सा प्यारा सा। बाकी उतना तो हमें आते नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आपके लिए। हम अलग अलग पेन का यूज करते हुए चलेंगे। हम्म, ये एक छोटा सा हमने प्यारा सा एक आहार नाल बनाया है, ठीक है? यहीं से हमारा पूरा का पूरा भोजन होकर गुजरता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम एनाटॉमी कर देते हैं। देखिए ये हमारा मुख है, ये वाली हिस्सा हमारा मुख है।
यानी कि सबसे पहले भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा? तो मुख से प्रवेश करेगा। उसके बाद ये भोजन आहार नाल के रास्ते से होते हुए, किसके रास्ते से? आहार नाल। ये हमारा आहार नाल कहने का, आहार नाल नहीं, अब ये तो सारा का सारा आहार नाल है। ये ग्रास नली, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली। तो ग्रास नली से होकर उसके बाद भोजन प्रवेश करेगा अमाशय में। ये हमने ये हमारा क्या है? अमाशय है, जिसे हम पेट कहते हैं, जिसे आप पेट भी कह देते हो। बुक में आपका पेट दिया हुआ है। उसके बाद भोजन कहाँ प्रवेश किया? तो आप कहेंगे कि भोजन प्रवेश किया है, ये देखो, छोटी आंत में। किसमें प्रवेश किया है? छोटी आंत में प्रवेश किया है। तो ये हमारा हो गया छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत से होते हुए भोजन कहाँ प्रवेश किया? बड़ी आंत में प्रवेश किया है, तो हम इसे कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत हो गया। और बड़ी आंत से होते हुए हमारा भोजन मल द्वार, इसको हम कहते हैं मल द्वार। मल द्वार। तो मल द्वार से होते हुए हो इस रास्ते से होकर शरीर बाहर निकल गया। तो प्रवेश किया मुख से, प्रवेश किया मुख से, बाहर निकला मल द्वार से। तो इस दरमियान ये सारे के सारे भोजन इसी रास्ते से होकर चले हैं, इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं। तो ये सारा का सारा रास्ता जो है हमारा आहार नाल कहलाएगा, जो हमने प्रीवियस में आपको बताया कि ये देखो, मुख गुहा, मुख से ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और फिर बाहर निकल गया। तो इस वजह से इसको, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है मेरे भाई, आप इसे ध्यान रखेंगे, इसे आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स पूछे जाते हैं कि सबसे पहले क्रम पूछ देता है कि भोजन आहार नाल का क्रम आपको सजाने रहते हैं, तो ये आपका सजाना है। अब यही चीज अगर हम आपको दिखा दें, तो ये देखो मेरे भाई, आपको हम बेहतर ढंग से दिखाना चाहते हैं। देखो, यही है, ये हमारा अमाशय है। ये, हाँ, ये अमाशय है, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और ये जो आपको बिल्कुल दिख रहा है किस तरीका से उलझा उलझा सा दिख रहा है, तो यही है छोटी आंत है। ये छोटी आंत हो गया। इधर हमारा इसी में लीवर है, यहाँ पर लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। और यहीं पर हमें मिल जाएगा, इधर साइड में हमें मिल जाते हैं पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। तो ये सारे चीज आपको हमने दिखाया। और ये रहा आपका एक छोटा सा डायग्राम, देखो, ये है पैंक्रियाज, इसे हम अग्नाशय कहते हैं, और ये हमारा है यकृत। तो ये सारे चीज हमें धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने हैं। तो चलिए पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से जो पॉइंटें हैं, वो पॉइंट आप अच्छे ढंग से नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चल। तो आहार नल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला अंग क्या आया? तो मुख आया है। तो हम मुख के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पहले लिख दे रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप कहाँ पर भोजन आया है, तो भोजन के पास, तो ये मुख के पास, तो ये पहला है। उसके बाद कहाँ आया है? तो ग्रास नली के पास, तो ये सेकंड नंबर है। फिर कहाँ प्रवेश किया है? अमाशय के पास, तो इसे हम 3 नंबर देते हैं। उसके बाद प्रवेश किया है छोटी आंत में, तो हम इसे कहते हैं कि 4 नंबर है। और फिर अंततः बड़ी आंत में प्रवेश किया, तो इसे हम कहते हैं कि 5 नंबर है। और आपने देखा था कि 5 स्टेप्स में ही पूरे के पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। तो यही 5 स्टेप। अब आप ही बताओ कि प्रवेश किया तो एक अलग स्थान था, उससे होते हुए गुजरा है, पाचन शुरू हुआ है, तो ये सारे पचते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग जगह बना हुआ है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से ही मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मुख के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी मुख में आपका सबसे पहला पॉइंट है, चलिए, आपको पता है मेरे भाई कि जो मुख है, जो
मुख है, मुख में क्या है? तो मुख गुहा, मुख में मुख गुहा है, यानी जो आप खाली जगह देख रहे हैं, कहीं भी अगर हमारे शरीर में खाली जगह है, तो हम उसे कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं? गुहा। खाली जगह को हम कहते हैं गुहा, ठीक है? तो हमारा मुख गुहा है, मुख में प्रवेश किया है तो मुख गुहा है, क्योंकि मुख खाली जगह है। अब इस मुख गुहा में हमें क्या-क्या दिखाई पड़ते हैं? हमें इस मुख गुहा में क्या-क्या दिखाई पड़ते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले तो ऐसे ही आप कहोगे कि सर हमें दाँत दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दाँत दिखाई देता है। सही बात है। सबसे पहले तो दाँत ही दिखाई देता है। आप भी देख रहे हो जब हम मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं तो सबसे पहले दाँत ही आपको दिख रहा है। और उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में जब हम मुख को खोलेंगे तो आपको जीभ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जीभ दिखाई पड़ेगा। तो सेकंड जो है हमें जीभ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जीभ दिखाई देता है। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर हमारे ये चारों तरफ गाल के अंदर में कुछ हमारे ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमें आप हमारे मुख में या अपने मुख में चिपचिपा पदार्थ देखते हैं, जिसको कहते हैं कि मुँह में पानी आ गया, तो वो पानी नहीं है, वो एंजाइम है। तो हमें क्या दिखाई दे हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पर एंजाइम हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? लार ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? यानी मुख्य गुहा जो हमारा आहार नाल का हिस्सा है, इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़ने हैं। सबसे पहला दाँत पढ़ना है, फिर जीभ पढ़ना है और लार ग्रंथियाँ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है, क्या? कि जो जीभ है, ये पाचन में मदद नहीं करता है। ये पाचन में मदद नहीं करता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। या हम या ये लिखते हैं कि पाचन में मदद नहीं करता। पाचन में मदद नहीं करता। यानी कि जीभ के द्वारा भोजन का किसी भी तरह से पाचन नहीं होता है। जीभ का कार्य होता है कि भोजन को निगलने में मदद करने का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जीभ का कार्य और क्या होता है? भोजन निगलने में। भोजन को निगलने भोजन को निगलने में मदद करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। लेकिन दांत और जो लार ग्रंथियां हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पाचन में सहायता करते हैं। ये दोनों के दोनों अंग जो है हमारे पाचन में सहायता करते हैं। तो अब आपको पढ़ना है सबसे पहले दांत के बारे में। तो दांत के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं दांत के बारे में। चलिए हम इधर जितने सारे पॉइंट बताएंगे इधर दांत के बारे में, और इधर जितने सारे पॉइंट बताएंगे वो हमारा होगा लार ग्रंथिया के बारे में। तो चलो दांत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहला यहाँ से प्रश्न आता है कि हमारे दांत कितने तरह के होते हैं? तो हमारे दांत 4 तरह के होते हैं। दांत के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में भी आपको ध्यान रखना है कि वो 4 आइटम कौन-कौन सा है। 4 आइटम कौन-कौन सा है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो होता है हम उसे कहते हैं कृदंतक। क्या बोलते हैं? कृदंतक। कृदंतक कहते हैं। सेकंड ध्यान रखिएगा, सेकंड जो होता है उसे हम रदनक कहते हैं। उसे हम रदनक कहते हैं।
थर्ड नंबर ध्यान रखिएगा कि अग्र चवर्णक कहते हैं, अग्र चवर्णक कहते हैं। चलो यहाँ पर हमारे पास जगह का अभाव है तो थोड़ा सा हम इसे नीचे लिख देते हैं, अग्र चवर्णक। और 4 नंबर ध्यान रखिएगा कि चवर्णक होता है। कौन होता है? चवर्णक होता है। यानी कि जो हमारे दांत हैं वो दांत के 4 टाइप है। पहला टाइप है कृदंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। इसी को हम कहते हैं आईसीपीएम। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आईसीपीएम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृदंतक की अगर हम बात करें तो अगर हम एक छोटा सा हम आपको बना रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि दांत जो है हमारे जबड़े में फिट है, अपर जॉ और लोअर जॉ में। तो जबड़े में अगर हम बात करें तो जैसे नीचे में जितने दांत नीचे में है उतना ही दांत ऊपर में भी है। यानी नीचे जबड़े में जितने दांत है उतना ही जबड़े ऊपर में है। यानी 16 दांत नीचे तो 16 दांत ऊपर, टोटल कितने दांत है? 32। इस 32 में भी जो आप सामने से देख रहे हो, सामने से जो आपको चौड़ा सा दिख रहा है ये वाली दांत, आप जरा महसूस करो, ये और ये जो आपको फ्लैट दिख रहा है इस तरीका से, इस तरीका से आपको दांत दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रहे हैं? बोलो। ठीक है, तो इसी तरीका से आप देखो यहाँ पर ये 4 दांत है जो आपको फ्लैट की तरह दिख रहा है। तो 4 दांत इस तरीका से नीचे में होता है और 4 दांत ऊपर में होता है। तो टोटल कृदंतक की संख्या 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कृदंतक की संख्या 8। इसी तरीका से अगर रदनक की बात करें तो रदनक की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे कि रदनक की संख्या सर 4 होते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हम लोग का छोटा सा है लेकिन बाघ में देखोगे तो नुकीला आपको दिखाई पड़ता है। ये नुकीला सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, महसूस करो छूकर। ठीक है, इस तरीका से नुकीला सा आपको दिखाई पड़ता होगा इस तरीका से। तो ये टोटल के टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये टोटल के टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। 2 नीचे में और 2 ऊपर में होते हैं। तो रदनक का टोटल संख्या 4 है। रदनक के टोटल संख्या 4 होते हैं। इसी तरीका से अगर अग्र चवर्णक की हम बात करें तो अग्र चवर्णक में भी कितने होंगे? तो देखो, 2 इधर साइड होता है, 2 इधर साइड होता है और 2 इधर साइड होता है। 2 इधर और 2 उधर, तो 4। और ऊपर में भी 4 होंगे तो 4 4 8 हो गया, तो 8 हो गए। और इसी तरीका से चवर्णक की अगर हम बात करें तो चवर्णक में बचे हुए कितने हो गए? तो 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, इस तरीका से फ्लैट होता है और 3 इधर होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। तो टोटल 6 और ऊपर में भी 6, तो टोटल कितने? 12। तो यहाँ से संख्या भी पूछा जाता है आपके प्रश्न में कि दांत कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? कृदंतक होता है, रदनक होता है, अग्रचवर्णक होता है और चवर्णक होता है। संख्या कितनी कितनी है? कृदंतक की 8 टोटल है, रदनक की 4 है और अग्रचवर्णक का 8 और चवर्णक का 12 होता है। तो ये पूरे के पूरे आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यही हमारा दांत है। ठीक है, देखो ये शुरू के जो आपको 4 दांत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, शुरू के शुरू जो आपको 4 दांत दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाली हिस्सा देखो, ये वाली हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? इंसीजर। तो देखो इंसीजर को ही हम क्या बोलते हैं? कृदंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंतक बोलते हैं।
तो ये इंसीजर हो गया। ये वाली जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाली जो हिस्सा है, दोनों तरफ आप देख पा रहे हो, तो इसे हम कहते हैं कि केनाइन है, और केनाइन को हम क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। अब देखो, चार ऊपर है तो इसी के नीचे में भी चार है। एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसके आमने सामने देखो, ये सामने रहा, ये इसके सामने और ये इसके सामने है। ठीक है, इसी तरीका से हमने कहा कि ये बगल में जो दो होते हैं, ये दो और इधर से दो, यहां भी दो और इधर भी दो, तो ये दोनों के दोनों क्या है? तो आप कहोगे प्रीमोलर है। क्या है? प्रीमोलर। और प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक है। अग्र चवर्णक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर अंततः आप देखेंगे कि ये तीन जो दांत हैं, इधर भी तीन दांत है तो 6 हो गए, और तीन नीचे में और तीन ये साइड, तो टोटल ऊपर में 6, टोटल नीचे में 6, तो टोटल 12। तो मोलर्स का मतलब हुआ चवर्णक। चवर्णक, तो ये मोलर्स हो गए। अब आपको याद कैसे रखना है? तो एक नंबर की तरह, 8 4 6 12, यानी 8 4 6 12, 8 4 6 12, 8 4 6 12। 8 क्या है? तो आप कहोगे कृदंतक है। 4 क्या है? तो रदनक है। 6 क्या है? तो प्रीमोलर है। और 12 क्या है? तो आप कहोगे मोलर है। बात क्लियर? तो ये हमारे दांत हो गए। अच्छा, दांत हो गए, तो यहाँ शायद हमने लगाया है कुछ और भी चीजें। देखो, ये चमकता हुआ कितना बेहतर सा दिख रहा है दांत, वाइट वाइट सा। ये वाइट वाइट सा, ये देखो चार जो दांत है, ये क्या है? जल्दी बोलो, क्या है? कृदंतक है। चार ऊपर में, चार नीचे में, कृदंतक। ये देखो नुकीला जैसा दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी ये नुकीला दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो कहोगे कि ये इंसीजर है, यानी रदनक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? तो ये रदनक हो गया। इसी तरीका से कहोगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगे? दो इधर, तो प्रीमोलर, और फिर लास्ट में हमें दिखाई देगा मोलर। चल, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चल, अब यहाँ से एक और पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो दांत तो होता है, ये दांत तो हमें सर मालूम पड़ गया कि ये दांत कौन कौन सा है। अब सर ये बता दो कि टोटल दांत होते कितने हैं? तो मेरे भाई, टोटल 32 दांत होता है। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और इन 32 दांतों में से ध्यान रखेंगे कि 20 जो होता है वो दूध के दांत होते हैं, और 12 परमानेंट दांत होते हैं। इसको 12 प्लस 20 कर दो, ठीक है। इस 20 को हम बोलते हैं दूध के दांत। दूध के दांत। और 12 जो है परमानेंट यानी अस्थाई दांत बोलते हैं। अस्थाई दांत बोलते हैं। दूध के दांत कहने का अर्थ हुआ कि ये अस्थाई दांत है। क्या है? अस्थाई दांत है। ये क्या होता है? अस्थाई होता है। यानी 20 दांत एक बार टूटते हैं और दोबारा पुनः वो क्या होते हैं? आ जाते हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि अस्थाई दांत होता है। लेकिन 12 जो दांत होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। जब वो टूट जाएंगे तो पुनः दोबारा नहीं आएगा। चल, इतनी बात भी समझ में आ गया। अगला और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 20 दांत फिर से जमा है, तो 20 दांत पहले थे, 20 दांत टूटा और फिर जमा तो 40, अब 12 परमानेंट था यानी कि 52। यानी कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा पूरे जीवन काल में 32 दांत होता है। कैसे होता है?
20 दांत पुनः जमा है, इस वजह से 32 तो थे और 20 दोबारा जमा है, तो हमारे जीवन काल में 32 दांत आते हैं। 52 दांत आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, पूरे जीवन काल की हम बात करें, सामान्य मनुष्य की नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे कहे तो दांत 32 ही होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में अगर पूछा जाए कि कितने दांत आते हैं, तो टोटल 52 दांत आते हैं, ठीक है? ये दांत हो गया। अब दांत का कुछ हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नल चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखो, अगर हम एक दांत बनाएँ, अगर हम एक दांत बना दें, अच्छा, ये जो व्हाइट वाला जो हमें हिस्सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इनामेल। इसको क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इनामेल कहते हैं। ये इनामेल जो है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन-सा है? इनामेल है। हड्डी मत कहना मेरे भाई। हमारे दाँत का सबसे कठोर हिस्सा जो होता है वो इनामेल होता है, ध्यान रखेंगे। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल होता है। और इसी इनामेल के नीचे, अच्छा, इनामेल जो होता है ये किसके वजह से खराब होता है? तो फास्फोरस के कारण खराब हो जाता है। जब हमारे टूथपेस्ट में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो ये फास्फोरस के कारण ये खराब होने लग जाते हैं, इसका क्षय शुरू हो जाता है। तो इनामेल किसके कारण खराब होता है? तो फास्फोरस के कारण खराब होता है। फास्फोरस के कारण क्षय होता है। बात क्लियर? तो फास्फोरस के कारण ये क्षय होता है। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो इसी के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीका से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है हमारा डेंटाइन। ये हिस्सा कहलाता है डेंटाइन। ये कैसा होता है? हड्डी के समान होता है। हड्डी के समान होता है, यानी कि ये हड्डी जैसा मजबूत होता है और हड्डी ही एक तरह का है। ठीक है, तो डेंटाइन कैसा होता है? हड्डी के समान होता है। इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी, यानी पल्प गुहा कहते हैं। इसी में हमारे नसें वगैरह ये सारी चीज जुड़ी होती हैं, तो उतना हमें नहीं पढ़ना है। सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? इनामेल। दांत का सबसे बाहरी हिस्सा जो है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे इनामेल है। दांत का सबसे बाहरी हिस्सा, दांत का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो इनामेल होता है। बस इतनी चीजें आपको दांत में पढ़ने थे, जो हमने बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया। हमने क्या बताया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? कृदंतक, रदनक, अग्रचर्वनक, चवर्णक। कृदंतक का काम क्या होता है? तो काटने का। कृदंतक का काम काटने का। रदनक का काम होता है फाड़ने का, चीर-फाड़ करने का कार्य रत्ना का होता है। अग्रचौर्णा का पीसने का, और पूरी तरीका से पीस देने का काम होता है चौर्णा का। बस इतनी सी बातें समझना है। हमारे हमारे शरीर में दांत जो रहते हैं वो 12 अस्थाई होता है और 20 अस्थाई होता है। यानी 20 दांत पुनः एक बार टूटते हैं और पुनः जमते हैं। इस वजह से हमारे पूरे जीवन काल में टोटल 52 दांतें आते हैं। होता है, नहीं लिखे, 52 दांतें आते हैं, लिखें। ठीक है, इन सभी का संख्या याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने दांत लगाया है, ये है दांत। ये दांत का हिस्सा इनेमल है और ये नीचे वाला, उसके नीचे डेंटाइन है। हमने इसको क्या बोला था? पल्प कैविटी बोला था। ये सारे चीज है, इसी में सारे नस वगैरह जुड़े होते हैं। ठीक है, जब आप मीठी चीज खाते हो तो मीठी चीज खाने से होता क्या है कि उसमें शर्करा होता है।
और हमारे शरीर में, हमारे मुख में बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करता है, शर्करा को तोड़ता है और तोड़कर एक लेयर बना देता है दाँत पर। इसी वजह से धीरे-धीरे दाँत सड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से अगर मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा-सा मीठी चीज़ खाने के बाद ब्रश कर लिया करो, ठीक है? दाँत थोड़ा-सा सही रहेगा। तो ये हमारे दाँत थे, दाँत से हमारा पूरा चीज़ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। चलो, दाँत हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसकी? लार ग्रंथियाँ की। किसकी बात करते हैं? लार ग्रंथियाँ की। तो अब सेकंड में हमें पढ़ना है मेरे भाई लार ग्रंथियाँ। आ जाओ, हेडिंग डालना लार ग्रंथियाँ। देखो, हमारे शरीर में लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है और पेयर में कितने? तो 3 पेयर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि लार ग्रंथियां जो होता है वो कितने जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होता है। 3 जोड़ी कह दीजिए या तो संख्या में 6 लार ग्रंथियां होती है, ये कह दीजिए, या 3 जोड़ी कह दीजिए। दोनों बातें समान है। जोड़ी का मतलब दो, दो मिलकर एक पेयर है, तो 3 पेयर में टोटल 6 लार ग्रंथियां। तो हम कह सकते हैं, चलो 6 लार ग्रंथियां लिख दो, या तो 6 लार ग्रंथियां कह दो ग्रंथि, या तो 3 पेयर, 3 जोड़ी ग्रंथियां कह दो। अब ये 3 जोड़ी कौन कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे कि 3 जोड़ी जो होती है, सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड बोलते हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि है। सेकंड होता है सब मैंडिबुलर या सब, चलो उसी को लिख देते हैं। सेकंड नंबर ध्यान रखेंगे, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होता है। और इसी तरीका से अगर 3 नंबर की हम बात करें तो 3 नंबर होता है सबलिंगुअल। क्या होते हैं? सब लिंगुअल। तो हमारे शरीर में 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं और 3 जोड़ी में से कौन कौन सी है? एक जोड़ी पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती है, एक जोड़ी सबमेंडिबुलर ग्रंथियां पाई जाती है और एक जोड़ी हमारा सबलिंगुअल ग्रंथियां पाई जाती है। तो 3 3 टोटल 6 हो गए। पैरोटिड जो ग्रंथि होते हैं, इसी में सारे चीज आपको पढ़ना है। यहीं से आपके पॉइंट सारे आते हैं, इस वजह से इसी को आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आप कहेंगे पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो पैरोटिड है। कौन सा है? पैरोटिड है। सेकेंड नंबर अगर पॉइंट की हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि इसी पैरोटिड ग्रंथि से कुछ एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। हमने आपको पहले ही बताया है कि ग्रंथि क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो शरीर में परिवर्तन लाने का। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो भोजन के पचाने का। तो भोजन को पचाने के लिए ये क्या करेगा? तो आप कहेंगे कि पैरोटिड ग्रंथि को, पैरोटिड ग्रंथि से एंजाइम निकलेंगे। अब वो एंजाइम कौन कौन सा होगा? तो ध्यान रखेंगे कि एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। इसी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं, इसी को हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं और इसी को हम लोग डाइस्टेज भी कहते हैं, इसी को हम लोग डाइस्टेज भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि एंजाइम जो है एमाइलेज है, टाइलिन है और डाइस्टेज है। ये तीनों के तीनों एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं? तो आप कहेंगे एमाइलेज से। और एक और एंजाइम होता है, एक और एंजाइम होते हैं जिसको कहते हैं लाइपेज, लाइसोजाइम। क्या कहते हैं?
लाइसोजाइम कहते हैं। क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई? बोलो, क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, चलो। अब इन दोनों का कार्य क्या है? इन दोनों का कार्य क्या है? तो भोजन को पचाने के लिए, तो भोजन को पचाने के लिए ध्यान रखिएगा कि इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का क्या करना है? पाचन करना है। कार्बोहाइड्रेट कहने का अर्थ क्या हुआ? शर्करा का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। और ये कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है? तो ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाते हैं? माल्टोज में टूट जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल गया? माल्टोज में बदल गया। किसके कारण? एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम या डाइएस्टेज एंजाइम के कारण। या आप कह सकते हैं इसी में कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि स्टार्च का भी पाचन होता है। स्टार्च भी किसमें? तो माल्टोज में टूट जाता है। और क्या काम होता है? तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये कीटाणुओं को नष्ट करता है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है? भोजन के साथ कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो कीटाणु को नष्ट करने का कार्य किसका है? कीटाणु को नष्ट करने का कार्य किसका है? तो आप कहेंगे लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम का कार्य होता है कीटाणु को नष्ट करना। बोलिए, बात क्लियर है? तो इतनी बातें हमें समझ में आया कि पैरोटिड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि की। ठीक है, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड। और पैरोटिड ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम होता है एमाइलेज टाइलिन या डाइएस्टेज, जिसका कार्य है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना या पाचन करना। ठीक है, टूटने का अर्थ ही होता है पाचन होना, ये बात समझ जाइए। और लाइसोजाइम का अर्थ होता है कीटाणु को नष्ट करना। तो ये हमारी लार ग्रंथियां थी। सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ खास नहीं होते हैं, बस यही चीजें आपको ध्यान में रखना था। क्या ये बात क्लियर है? चल, अब यहाँ से एक और पॉइंट, आपको कुछ बातें जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर हम आपको बताते हैं कि ये लार जो होता है, ये लार क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। लार कैसा होता है? क्षारीय होता है। और कभी भी इसका पीएच अगर आपसे पूछे तो पीएच में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि पीएच इसका कितना होता है। तो पीएच जो आप लिखेंगे वो होता है 6.7 से लेकर 7.4 के बीच में होते हैं। यानी ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इस वजह से जब आप मीठी चीज खाते हो तो मीठी चीज से क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो बना देता है अम्ल। अम्ल को क्षार से रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइज होता है। इस वजह से जल्दी आपके दांत खराब नहीं होते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति का लार होता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिदिन हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर लार ग्रंथियां निकलता है। यानी हमारे लार ग्रंथियां से प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। इस बात को भी आप अच्छे ढंग से नोट कर लेंगे। तो यही सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखने थे। बात क्लियर है? अब क्षारीय है तो थोड़ा सा क्षारीय है, ज्यादा क्षारीय नहीं होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। हमने क्या कहा कि लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, यानी 3 जोड़ी होती है या संख्या में 6 होते हैं। 3 जोड़ी में कौन कौन सा है? पैरोटिड है जिसकी संख्या 2 होता है, सबमेंडिबुलर है उसकी भी संख्या 2, और सब लिंगुअल की भी संख्या 2 होती है। टोटल 6 हो गए। इसमें पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि का। और सब मैंडिबुलर से थी, पैरोटिड से ही एमाइलेज टाइलिन और हमारा डाइस्टेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और माल्टोज में।
और लाइसोजाइम का कार्य होता है कीटाणु को नष्ट करना है। थोड़ा सा क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू पूछ दिए जाते हैं, 6.7 से लेकर 7.4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करता है। लिख देते हैं, लार का निर्माण होता है। चल, अब अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें मेरे भाई, यही है आपका लार ग्रंथियां। ठीक है, ये हमने फिगर लगा कर लाया है। ये देखो, ये है हमारा पैरोटिड। ये क्या है? पैरोटिड है। ये पैरोटिड है। ये हमारा सबमेंडिबुलर है और ये हमारा सबलिंगुअल है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे पैरोटिड है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सबमेंडिबुलर है। और थर्ड नंबर पर सबलिंगुअल है। तो इसी के मदद से, पैरोटिड ग्रंथि के ही मदद से वो सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं और क्या होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो आप कहेंगे कि भोजन का प्रारंभ हमारे मुख से शुरू होता है। ठीक है, तो अब इतनी बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भोजन का प्रारंभ, चलिए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो आप कहेंगे मुख से। कहाँ से? मुख से। या आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो आप कहेंगे मुख्य गुहा से। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये हमारा था मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में इतनी चीजें आपको नोट करने थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इतनी बातें समझ में आया होगा जो हमने समझाया आपको। अब यहाँ अगर सेकंड नंबर देखी जाए बात, तो सेकंड नंबर आता है ग्रास नली। सेकंड नंबर कौन सा है? ग्रास नली। तो अब ग्रास नली के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, आइए। ये क्या है? ये है ग्रास नली है। ग्रास नली है जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ये ईसोफेगस जो है, इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन के पाचन का आंशिक रूप से कहाँ पर हो? अच्छा, हम एक बात और बताना भूल गए। ये तो हमने बताना भूल गया, माफ कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि भोजन का रासायनिक पाचन करता है। यानी भोजन का रासायनिक पाचन कौन करता है? तो आप कहेंगे लार ग्रंथिया। ठीक है, और दांत जो होता है वो भौतिक पाचन करता है। यानी कि केमिकल डाइजेशन का कार्य कौन कर रहा है? लार ग्रंथिया। और फिजिकल डाइजेशन का कार्य करता है दांत। तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट करके लिखेंगे। चल, लार ग्रंथियां भोजन के रासायनिक पाचन करते हैं। ठीक है,
रासायनिक पाचन कौन करता है? तो आप कहेंगे लार ग्रंथियां। लेकिन यहीं पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे दांत में कि दांत का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे दांत का कार्य होता है भोजन का भौतिक पाचन करना। भोजन का भौतिक पाचन। दांत भोजन का भौतिक पाचन करता है। अब भौतिक पाचन क्या होता है? काटना, तोड़ना, पीसना, ये सभी के सभी कार्य क्या कहलाता है? तो भौतिक पाचन कहलाता है। और जीभ का कार्य क्या होता है? उसको मिक्स करना, भोजन के में क्या करना। तो हम ये भी लिख देते हैं कि भोजन में एंजाइम को मिक्स करना, एंजाइम को मिलाना किसका कार्य है? तो आप कहेंगे जीभ का कार्य है। निगलने का कार्य किसका होता है? जीभ की सहायता से। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए, अब हम जो समझा रहे थे अब वहां पर आते हैं। हमने समझाया कि जो ग्रास नली है, ग्रास नली क्या करता है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होते हैं। कभी कभी ग्रास नली की लंबाई पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। हालांकि ये वैरी करता है, वैरी कहने का अर्थ है कि ये बदलता भी है, शरीर के अनुसार ये बदलते रहते हैं, लेकिन औसतन अगर कभी लंबाई पूछा जाए तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। और भी यहाँ पर क्रमाकुंचन गति होता है। क्या होता है? क्रमाकुंचन। ऐसा नहीं कि भोजन डायरेक्ट नीचे चल गया, ये मांसपेशियों से बना होता है। ग्रास नली जो है ये मांसपेशियों का बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं है, मांसपेशियों से बना है। और ये मांसपेशियों से बना है तो इसमें क्रमाकुंचन गति यानी भोजन को निगलने में थोड़ा सा क्या होता है, जब थोड़ा सा भोजन अंदर जाता है तो इस तरीका से, जैसे आप सांप को देखे होंगे। सांप क्या करता है? जैसे ही भोजन निगलता है तो थोड़ा सा दूर फूल जाता है, फिर आगे चल के उसको पचकाता है, फिर नीचे वो सिरकता है। तो ये वाली थोड़ा सा शिथिलन आता है, थोड़ा सा संकुचन आता है। संकुचन और शिथिलन यही जो प्रक्रिया है हमारा क्रमाकुंचन है। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रास नली में जो भोजन, ग्रास नली से भोजन हमारे अमाशय में प्रवेश करता है। किस गति के द्वारा? तो क्रमाकुंचन गति के सहायता से। ग्रास नली से, ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा अमाशय में, अमाशय में प्रवेश करता है। ठीक, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बताया कि जो ग्रास नली है, ग्रास नली में किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या करता है? तो भोजन को क्रमाकुंचन गति के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करवाता है। और इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और ये पूरी तरीका से मांसपेशियों से बना होता है। तो यही सारे चीज हमें पढ़ने थे ग्रास नली में। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमने डाइजेशन का जो 2 स्टेप सिखलाया, तो पहला स्टेप्स क्या था? मुख।
मुख से हमारे भोजन प्रवेश किए थे, मुख से भोजन प्रवेश किए थे, वहाँ आंशिक रूप से भोजन का पाचन हुआ। मुख में आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है, दाँतों के द्वारा और हमारे लार ग्रंथियाँ के द्वारा। और फिर भोजन ग्रास नली से होते हुए कहाँ प्रवेश किया? तो आप कहेंगे अमाशय में प्रवेश कर गया। तो मेरे भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो बाकी जो हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम आपको इतना ही पढ़ाकर छोड़ने हैं। क्यों? वजह ये है कि जब हम लोग धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे और हर पॉइंट को समझते हुए पढ़ेंगे, तो आपको बर्डन नहीं महसूस होगा और आप अच्छे ढंग से हर चीज़ों को समझते जाएँगे और आपके दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा। ठीक है? इसी वजह से हम आपको आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँगे कि आपको किस पॉइंट में आपको समस्या हुई। ठीक है? और आपको अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कमेंट अवश्य करें मेरे भाई, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलते हैं और आपके लिए बेहतर-बेहतर कंटेंट हम लोग ढूँढ-ढूँढ कर लाते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके। आपको रटना ना पड़े। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटते हैं और रट कर पास तो हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के उनकी समस्या का कारण बन जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो पढ़े हुए बच्चे हैं, उन्हें आगे चल के किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़े। इसी वजह से आपको इतनी बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हम ऐसा नहीं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आपको आराम-आराम से पढ़ाएँगे, साल भर आपको पढ़ने हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं कि 2 मंथ में पढ़कर आपको खत्म कर देना है, साल भर आपके पास समय है। तो साल भर में बेहतरीन तैयारी करना है और इस तरीका से तैयारी करना है कि आगे ये सारे के सारे आपको 11th में, 12th में काम आएँगे। और आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि आपको जो हमने कहा है कि आपको केवल यहीं तक नहीं सोचना, आपको आगे चल के सोचना है। नीट तक आप जाओगे, न नीट में भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएँगे। जब आप डॉक्टरी का क्लास करोगे, डॉक्टरी पढ़ोगे तो बायोलॉजी में ये सारे चीज़ आपको याद आएँगे कि आदित्य सर के द्वारा ये सारे चीज़ बताए गए थे। ठीक है? तो चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इन चीज़ों का रिवीज़न अवश्य करें। चलिए, फिर मिलते हैं।